नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर दुनिया की। खबर दुनिया की में आज की कड़ी में बात होगी सीरिया में इजराइल के हमले की और तुर्की के साथ बढ़ते टकराव की। साथ ही बात होगी यूक्रेन में चुनावों को लेकर जेलेंस्की की बढ़ती परेशानियों की। करेंगे इन अहम विषयों पर चर्चा खास मेहमान के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आइए अब शुरुआत करते हैं। पश्चिम एशिया में एक साथ कई मोर्चे सुलग रहे हैं। सीरिया में इजराइल का हमला, तुर्की के साथ बढ़ता टकराव, ईरान और यूएई के बीच मिसाइलों को लेकर तनातनी और हॉर्मुज पर अमेरिका ईरान की खींचतान क्या इशारा कर रही है? और क्या ये अलग अलग दिखने वाली ये चिंगारियां अब पूरे क्षेत्र के लिए बड़ा खतरा बनती जा रही है? आइए देखते हैं इसी पर यह खास रिपोर्ट। पश्चिम एशिया की बारूद भरी फिजा, बदलते समीकरण और कई मोर्चों पर टकराव की चिंगारी कभी भी पूरे क्षेत्र को धधकते शोले में तब्दील कर सकती है। ईरान और अमेरिका का मामला सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं इजराइल ने लेबनान के साथ सीरिया पर हमला कर क्षेत्र में नया तनाव पैदा कर दिया है। इजराइल ने सीरिया के एक सैन्य हवाई अड्डे पर हमला कर न सिर्फ दमिश्क बल्कि अंकारा को भी नाराज कर दिया है। लेकिन इजराइल अपनी सैन्य कार्रवाई को जायज ठहराते हुए कहा कि तुर्की सैन्य एयरबेस पर अपने सैनिकों की तैनाती की तैयारी कर रहा था, जिसके चलते हमले को टाला नहीं जा सकता था। इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय का दावा है कि इजराइल और सीरिया के बीच सुरक्षा मामलों में एक तरह की मौजूदा स्थिति बनाए रखने पर सहमति थी, लेकिन सीरिया ने तुर्की को एयरबेस पर तैनाती की अनुमति देकर इस व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश की है। इजराइल का दावा है कि सीरिया को चेतावनी भी दी गई थी कि एयरबेस पर तुर्की की सैन्य मौजूदगी उसकी सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। हालांकि तुर्की ने इजराइल के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। तुर्की का कहना है कि इजराइल ने हमले को जायज ठहराने के लिए ये मनगढ़ंत कहानी गढ़ी है। बेस पर तुर्की के किसी भी सैनिक की मौजूदगी नहीं थी। तुर्की का आरोप है कि इजराइल अपनी विस्तार नीति को आगे बढ़ाने की कोशिश में पड़ोसी देशों पर हमले का बहाना ढूंढता है। जिस अबू अल दुहूर एयरबेस पर करीब 8 हवाई हमले हुए, वो तुर्की सीमा से करीब 70 किलोमीटर दूर है। ये एयरबेस 2013 से नियमित सैन्य हवाई अड्डे के तौर पर इस्तेमाल में नहीं हो रहा था। गृह युद्ध के दौरान इस पर कई बार अलग अलग गुटों का नियंत्रण रहा। बशर अल असद की सत्ता खत्म हुई तो मध्यपूर्व का पूरा समीकरण बदल गया। असद रूस और ईरान के करीबी थे, लेकिन अल-शरा की नई सरकार को तुर्की सैन्य प्रशिक्षण, संस्थागत पुनर्निर्माण और कूटनीतिक समर्थन दे रहा है। सीरिया में तेजी से बढ़ते तुर्की के प्रभाव को इजराइल अपने लिए चिंता का विषय मानता है। इजराइल पिछले कई वर्षों से सीरिया में ईरानी ठिकानों और हथियारों की सप्लाई से जुड़े लक्ष्यों पर हमला करता रहा है। इजराइल को लगता है कि अगर सीरिया में तुर्की की मौजूदगी मजबूत होती है तो ईरानी नेटवर्क को रोकने के लिए उसकी कार्रवाई जोखिम भरी हो सकती है। अमेरिका को भी इजरायली हमला रास नहीं आया। अमेरिका के सीरियाई मामलों के विशेष दूत टॉम बैरक ने इजरायली हमले को अनावश्यक तनाव बढ़ाने वाला कदम बताया। उधर ईरान और यूएई के बीच मिसाइलों को लेकर तनातनी ने खाड़ी की फिजा को एक बार फिर गर्म कर दी है। यूएई ने ईरान की ओर से 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने का दावा किया है। हालांकि ईरान ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए इसे खारिज कर दिया है। इसके साथ ही यूएई ने ईरान के साथ सभी व्यापारिक और वित्तीय लेन देन को अगले आदेश तक रद्द कर दिया है। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ किसी तरह के संपर्क नहीं करने और हुर्मुज पर अपना दावा ठोक दिया है। पलटवार करते हुए ईरान ने कहा है कि दबाव डालकर ऐसी रियायतें हासिल नहीं की जा सकती हैं जो कभी किसी समझौते का हिस्सा नहीं थी। और आइए इसी पर अब चर्चा करते हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल इन्फेंट्री। सर, बहुत स्वागत आपका। संजय जी, सवाल ये है कि अभी जो पश्चिम एशिया में जो मौजूदा हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं, पूरी दुनिया जान रही है। उसमें अब इजराइल का ये टेक और इस तरह का हमला क्या दर्शाता है और इससे इजराइल को क्या हासिल होगा? साफ तौर पर इस पर भी नजर है। और तुर्की का अगला टेक क्या हो सकता है? क्या ये मौजूदा हालात जो पश्चिम एशिया में मौजूद स्थितियां हैं उनको और ज्यादा भयावह बनाएंगे? गौरव, ये जो आप कह रहे हैं ये चिंता का विषय है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि तुर्की को लेकर के जिस प्रकार से तुर्की ने पीकेके के साथ भी मिलकर के एक संगठन बनाया जिससे कि कम से कम कुर्द के साथ उनका एक समझौता हो जाए और वो फ्रंट संभल जाए। और सीरिया में जिस प्रकार से इजराइल ने हमला किया है, मकसद एक था कि कहीं ना कहीं तुर्की जो है कुछ हरकत करने की कोशिश कर रहा है। और खासकर इजराइल ने जैसे ही असद चले गए थे रूस के अंदर, और जिस प्रकार से तकरीबन 80 से 85% जो भी मिलिट्री इक्विपमेंट का
था सीरिया का, चाहे वो टैंक्स थे, चाहे एयरक्राफ्ट थे, चाहे रेडार स्टेशन थे, उनके ड्रोन थे, उन सबको नष्ट किया। नेवल उसके एसेट्स थे, उनको भी नष्ट किया। ये साफ दर्शाता है कि इजराइल किसी न किसी प्रकार से यकीन करना चाहता था कि सीरिया में भी कोई उसको वहां से कोई परेशानी ना हो, क्योंकि गोलान हाइट्स में 1967 73 से लगातार जिस प्रकार से इजराइल ने अपनी पकड़ बना रखी है, गोलान हाइट्स 1200 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है, तो दमिश्क तक उसकी नजर जाती है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए जो खासकर खाड़ी के देशों को देखते हुए, और जिस प्रकार से इजराइल लगातार गाजा में भी नहीं, हाँ हल्का पड़ा है, उधर भी जबरदस्त वो जोर से अपनी जो पकड़ है वो यकीनन देखना चाहता है। उसी माफिक सदर्न लेबनान में भी वही हाल है। और इस दौरान हम देखते हैं कि यूएई का दावा है कि कहीं ना कहीं ईरान से उसकी तरफ उसके जो नेविगेशनल एसेट्स है उनके ऊपर कहीं फायरिंग हुई है। तो ये सब देखते हुए वहां पे सऊदी अरेबिया और हुदीस के बीच में हम देख रहे हैं अनबन है। तो ऐसे हालात में हम समझ सकते हैं कि खाड़ी के जो हालात है बहुत बिगड़े हुए हैं। बबल मंदेब, रेड सी में तकलीफ, स्टेट ऑफ होर्मुज में परेशानी, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यूएस और ईरान के बीच में जो अनबन और जिस प्रकार से भाषा का इस्तेमाल हो रहा है वो देखते हुए, इसराइल को लेते हुए, तो मुझे लगता है बहुत ही कठिन स्थिति परिस्थिति, और इसके कारण पूरे विश्व में धीरे धीरे करके तेल की जो कीमतें हैं वो बढ़ रही है। अमेरिका जरूर कोशिश कर रहा है कहीं ना कहीं से तेल को रिलीज किया जाए वेनेजुएला से तेल लेकर के, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं पर मुझे लगता है कि ईरान के ऊपर भी दबाव आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं। जिस प्रकार से उनके राष्ट्रपति पेजेस्कियां कह रहे हैं कि आर्थिक दबाव अब ईरान पर भी दिख रहा है। ऐसे तो में वो ये भी है, देखने को मिला है अमेरिका संजय जी, ये भी देखने को मिला है कि अमेरिका का जो टेक नजर आ रहा है वो ये कहता है कि ये अनावश्यक कार्रवाई है। मतलब अमेरिका और इजराइल इस मसले को लेकर अलग थलग नजर आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, समूचा जो हम पश्चिम एशिया में जो मौजूदा हालात देख रहे हैं वहां पर इस तरह के जो विचार अलग अलग नजर आ रहे हैं वो क्या अलग एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हुए नजर आएंगे इन तमाम देशों को देखें तो? मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जो शराह हैं, जो राष्ट्रपति है सीरिया के, वो तो ट्रंप के ही मदद से राष्ट्रपति बने हैं नंबर एक। इसलिए आप जैसे कह रहे थे कि वहां के जो दूत हैं वो ये कह रहे हैं कि इजराइल ने इस तरह की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। सऊदी अरेबिया कह रहा है, इजिप्ट कह रहा है कि भाई इस तरह की हरकत और वहां पे जो शांति बहाल है उसको इजराइल ने नहीं। तो इजराइल नेतन्याहू क्या कहते हैं, वो कह रहे हैं कि हमें लगा कि तुर्की जो है इस तरह की हरकत कर रहा है, जहाँ वो एयरफील्ड और एयरस्ट्रिप जो काफी सालों से बिल्कुल इस्तेमाल में नहीं ला रहे, और वहां पर आकर के अगर तुर्की कोई हरकत करे वो उनका इंटेलिजेंस का था। लेकिन हाँ, इजराइल को भी यकीनन थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा कि ज्यादा फ्रंट्स खोलेगा इजराइल तो परेशानी इजराइल को भी होगी और परेशानी बाकी देशों को भी होगी। और ये जो कोशिश की जाती है वहां पे शांति बहाल करने के लिए, उसमें बिल्कुल कोई शक नहीं कि बहुत मुश्किल होगा, और खासकर इजराइल को, क्योंकि इजराइल अभी हमास के साथ भी लगा हुआ है, उधर लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ भी लगा हुआ है, इधर सीरिया का फ्रंट भी खुल जाएगा, उधर तुर्की भी फिर यकीनन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके इजराइल को हमला करेगा। तो स्थिति जो है वो नाजुक है, उसको थोड़ा सा और मतलब मैं कहूंगा कि उसको और अगर भयानक कर दिया जाए अगर हमले करके तो दिक्कत है। लेकिन प्रधानमंत्री नेतन्याहू तो कह रहे हैं बार बार कि तुर्की की हरकत को मतलब उन्होंने प्रीएम्प्ट किया, ये ना हो कि वहां पर तुर्की आके बैठ जाए और परेशान करे, इसलिए उन्होंने इस तरह की कार्रवाई की, ये इजराइल का मानना। अगर संजय जी तुर्की भी इस पर कोई पलटवार या आगे की कार्रवाई आगे बढ़ाता है तो क्या सीरिया बड़ा हॉटस्पॉट बनता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल आएगा, लेकिन अब सीरिया के पास कुछ हथियार नहीं है, इसलिए तुर्की उनको मदद करने की कोशिश कर रहा है कि हमसे ले लो, हम आपकी मदद करेंगे। क्योंकि 80 से 85% जो सीरिया के हथियार थे, जो भी उसकी काबिलियत थी, वो तो इजराइल ने तुरंत खत्म कर दी जैसे असद का वो जो उनका रजीम था वो गिर गया। तो उसके बाद अल शरार आए हैं, तो अल शरार सोचते हैं, और कहीं कहीं अमेरिका को लगता है कि उनका उसके ऊपर काफी कंट्रोल है क्योंकि वही इसको लाए हैं। लेकिन इजराइल का मानना, इजराइल थोड़ा सा शक की नजर से देखता है कि कहीं ना कहीं इनका जो बैकग्राउंड है उसको देखते हुए इस्लामिस्ट जो फोर्सेस है वो इकट्ठी ना हो जाए इजराइल के बरखिलाफ। तो इजराइल अपनी सुरक्षा को देख रहा है, लेकिन अमेरिका अपने तरीके से देख रहा है कि वो जिसको उन्होंने राष्ट्रपति बनाया है कम से कम उधर ऐसा कुछ ना हो जाए कि उनकी गद्दी के ऊपर खतरा हो जाए, यहाँ पे इजराइल हो या फिर सीरिया हो। तो इस सब
कि मैं कहूँगा सिचुएशन को देखते हुए बहुत जरूरी है कि इजराइल भी थोड़ा सा संयम बरते, सीरिया भी जो है इस तरह की हरकतें ना करे, क्योंकि सीरिया के पास कुछ है नहीं। कि जो तुर्की जो है इस तरह की, अगर क्योंकि आप देख रहे हैं सऊदी अरेबिया, तुर्की, पाकिस्तान किस प्रकार से हरकत कर रहे हैं, तो ये सब को देखते हुए मुझे लगता है सब इजराइल थोड़ा सा अपने आप को सतर्क रखना चाहता है और अपने सिक्योरिटी के लिए इजराइल ने इस तरह के कदम उठाए हैं। लेकिन जैसे अमेरिका के साथ हमने पहले देखा और अभी जो देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक मनभेद नजर आता है कि जो कार्रवाइयां हैं वो अलग थलग जाती हुई नजर आ रही है। आपको क्या लगता है कि इससे जो ये तमाम जो युद्ध की स्थितियां मौजूद हैं उसमें इजराइल जो है वो अलग थलग पड़ता हुआ नजर आ सकता है आने वाले समय में? ऐसे कहना बड़ा कठिन है, क्योंकि इजराइल जो है माना जाता है कि अमेरिका का ही एक दोस्त है और उस दोस्ती में कहीं दरार ना आए करके अमेरिका को भी लगता है। लेकिन हाँ, नेतन्याहू बार बार ये कहते हैं कि जहां पे उनकी सुरक्षा का सवाल है, उनके अस्तित्व का सवाल है, वहां पे वो अमेरिका से भी हटने के लिए तैयार है। इसलिए कई बार जो मैं कहूँगा चीज फायर के एग्रीमेंट हम देखते हैं लेबनान में हुए हैं, अमेरिका के द्वारा हुए हैं, उसके बावजूद भी इजराइल जो है सदर्न लेबनान में हमला करता है। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से अमेरिका की मध्यस्थता से गाजा पट्टी में कार्रवाई हुई है, उसके बावजूद भी सीरिया इजराइल जो है गाजा पट्टी में हमले करता है फलस्तीनियों के ऊपर। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इजराइल अपने अस्तित्व के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका से हटने के लिए तैयार है। ये कहना बहुत कठिन होगा कि ये युद्ध की का ये मैंने दोनों दोस्तों के बीच में दुश्मनी पैदा होगी, वो बहुत कठिन है कहना। लेकिन हाँ, अमेरिका को जरूर थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पर ईरान को लेकर के परेशान है। क्योंकि जो लग रहा था अमेरिका को कि ईरान जो है महीने भर में काम हो जाएगा, ईरान एक कमजोर देश है, रिजीम चेंज हो जाएगा, वो कुछ हुआ नहीं। और ईरान के मनोबल को देखते हुए अमेरिका जरूर चिंतित है। और जिस प्रकार से अमेरिका में इलेक्शंस है, उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं ट्रंप को लगता है कि इजराइल की जो मदद उनको मिलनी चाहिए नवंबर के इलेक्शन में शायद ना मिल पाए, क्योंकि इजराइल भी जिस प्रकार से वो सोच रहा था कि ये पूरे इलाके में सबके ऊपर हावी हो जाएगा, वहां पर भी नहीं हो पाया। तो सब जगह कहीं ना कहीं कठिनाइयां नजर आ रही है। पर हाँ, इजराइल अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, अपनी सुरक्षा के लिए लड़ रहा है। वो अमेरिका को लेकर के शायद अलग दिखे, पर दोनों दोस्त हैं और मुझे लगता है दोनों मिल करके ये खाड़ी के देशों में अपना वर्चस्व बनाए रखेंगे। निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये जो तस्वीर है वो और साफ होती हुई जाएगी और आखिर युद्ध जो है, जो तमाम अलग अलग मोर्चे पे चल रहा है, वो क्या शांति की ओर आगे बढ़ पाएगा? क्योंकि तमाम डील्स होती हुई नजर आई हैं, बातचीत का दौर भी जारी रहा है, लेकिन एक ना एक कुछ ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं, ऐसे टर्निंग पॉइंट्स आ जाते हैं जो दिशा ही पूरी चेंज कर देते हैं। तो आप बने रहिए संजय जी हमारे साथ, क्योंकि ये वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया। ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो अगली खबर से दर्शकों को रूबरू कराएंगे और उसी पर चर्चा करेंगे। जल्द हाजिर होता है। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूक्रेन में लगभग 4.5 साल से जारी जंग अब सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच सैन्य टकराव नहीं रही, बल्कि युद्ध के बीच चुनाव कराने की मांग ने राष्ट्रपति जेलेंस्की के सामने नई राजनीतिक चुनौतियां हैं वो खड़ी कर दी हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश ड्रोन के इस्तेमाल पर रूस की नाराजगी ने टकराव का दायरा और ज्यादा बढ़ा दिया है। यानी एक तरफ के मोर्चे पर मिसाइलें बरस रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता और लोकतंत्र पर सवाल उठ रहे हैं। क्या युद्ध के बीच यूक्रेन में चुनाव संभव है? इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। युद्ध के 4.5 साल
आसमान में दहाड़ती रूसी मिसाइलें और जमीन पर इसके बचाव करती यूक्रेनी सेनाओं के बीच अब सियासी गूंज भी तेज हो गई है। यूक्रेन जंग भले ही खत्म नहीं हुई हो, लेकिन सत्ता और लोकतंत्र को लेकर नई लड़ाई जरूर शुरू हो गई है। पूर्व रक्षा मंत्री मिखाइलो फेदोरोव ने चुनाव की मांग कर राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के सामने अब तक की सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती खड़ी कर दी है। फेदोरोव ने एक वीडियो जारी कर कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल करने के लिए एक कानूनी और सुरक्षित और व्यवहारिक व्यवस्था बनानी चाहिए। फेदोरोव ने सीधे राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका बयान सीधे तौर पर ज़ेलेंस्की की सत्ता और राजनीतिक भविष्य को चुनौती देता है। उन्होंने सवाल किया कि अगर एक आजाद देश बना रहना रूस से लड़ाई का मकसद है, तो फिर लोकतंत्र को युद्ध का बंधक क्यों बनाया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो देश युद्ध में उलझा हो और लाखों लोग मुल्क छोड़कर भाग चुके हों, तो वहां चुनाव आखिर कैसे होंगे। रूस के साथ युद्ध शुरू होने के बाद यूक्रेन में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और मार्शल लॉ के दौरान संविधान के तहत चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं। मई 2024 में ज़ेलेंस्की का कार्यकाल खत्म हो गया। मार्शल लॉ लागू होने के कारण तब से राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी ज़ेलेंस्की निभा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंच रहा है, उनकी राजनीतिक वैधता और चुनाव कराने का सवाल भी जोर पकड़ रहा है। फेदोरोव लोकप्रिय युवा नेता हैं। उन्हें पिछले महीने रक्षा मंत्री के पद से अचानक हटा दिया गया। उनकी पद से छुट्टी को सेना के शीर्ष नेतृत्व के साथ मतभेदों से जोड़कर देखा गया और देश भर में विरोध प्रदर्शन भी हुए। हालांकि विरोधियों का कहना है कि चुनाव लोकतंत्र की जरूरत है, लेकिन युद्ध के बीच सुरक्षित चुनाव कराना बेहद मुश्किल है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी पहले चुनाव का मुद्दा उठा चुके हैं। उन्होंने कहा था कि यूक्रेन युद्ध का इस्तेमाल चुनाव टालने के लिए कर रहा है। तब पलटवार करते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा था, चुनाव की सुरक्षा गारंटी मिले तो 60 से 90 दिनों के भीतर चुनाव कराए जा सकते हैं। युद्ध अब सिर्फ मोर्चे तक सीमित नहीं है। दोनों देश एक दूसरे के इलाके में सैकड़ों किलोमीटर अंदर तक हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन के लिए पश्चिमी हथियारों का समर्थन पहले से ही रूस के साथ विवाद का बड़ा मुद्दा रहा है। अब मामला ब्रिटेन तक पहुंच गया है। पहली बार हमलों में ब्रिटेन में बने ड्रोन के इस्तेमाल से रूस भड़का हुआ है। अंजाम भुगतने की रूसी चेतावनी का ब्रिटेन पर कोई असर होता नहीं दिखाई दे रहा है। ब्रिटिश पीएम ने साफ कह दिया है कि उनका देश यूक्रेन के साथ 100% खड़ा रहेगा। यानी यूक्रेन की जंग अब सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच नहीं रह गई, आने वाले दिनों में ये और भी भयावह हो सकती है। और आइए इसी अहम मुद्दे पर चर्चा करते हैं। संजय जी, सवाल यह है कि एक तरफ तो युद्ध और दूसरी तरफ चुनाव की मांग। ऐसी स्थिति में जब युद्ध के हालात हों, चुनाव कराना कितना संभव है और इसे कैसे कराया जा पाएगा? गौरव जी, बहुत मुश्किल चुनाव कराना ऐसी स्थिति में जब खासकर रूस ने टोटल वॉर ये सोच करके कि किसी ने, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, 4.5 साल हो गए, 5वां साल युद्ध का है, अब रूस को भी परेशानी हो रही है, तो रूस लड़ाई समाप्त करने में लगेगा। ऐसे हालात में इलेक्शन कराना बहुत कठिन है। चाहे ज़ेलेंस्की बार बार ये कह रहे हैं कि यूएस, यूरोपियन यूनियन इनको एक तरीके से गारंटी दे कि वहां पे सिक्योरिटी और लोग आकर के वोट करें, पर आधे लोग तो वहां से पलायन कर चुके हैं, तो वोट कौन करेगा वहां पे आकर के? ऐसे हालात में बहुत मुश्किल है। हाँ, ज़ेलेंस्की ने 2019 के बाद जरूर कोई इलेक्शन नहीं हुए। आपने जैसे कहा 2024 के बाद तो उनका जो टेन्योर है वो खत्म हो गया, मार्शल लॉ लगा हुआ है, तो इलेक्शन तो नहीं हुए। उनकी मांग जो है वो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है आज की तारीख में जिस प्रकार से ज़ेलेंस्की को सपोर्ट है नेटो की तरफ से, यूरोपियन यूनियन की तरफ से, अमेरिका के साथ अनबन रही, पर अब देख रहे हैं कि ट्रंप भी किस प्रकार से उनको लगातार कुछ न कुछ मिलिट्री इक्विपमेंट दे रहे हैं, तो ये सब दिखाता है कि उनकी पकड़ उनके देश के ऊपर काफी अच्छी है। और उस पकड़ के कारण शायद ज़ेलेंस्की अगर इलेक्शन होते भी हैं तो दोबारा चुन के आएंगे। लेकिन हाँ, और पुतिन भी कह रहे थे कि पिछली बार उन्होंने भी कहा इलेक्शन होने चाहिए, उस वक्त ज़ेलेंस्की की स्थिति थोड़ी नाजुक थी, पर आज की तारीख में ज़ेलेंस्की की स्थिति तकरीबन ऐसे लग रहा है 60-70% लोग जो है वो उनको वोट देंगे। और लेकिन यूक्रेन में भी लोग नहीं चाहते हैं कि ऐसे हालात में इलेक्शन हो। कैसे होगा जिस प्रकार से रूस बम्बार्डमेंट कर रहा है कीव राजधानी के ऊपर और बाकी इलाकों में, और 1200 किलोमीटर फ्रंट के ऊपर लगातार रोज आप सुनते आ रहे हैं, 4 साढ़े 4 साल हो गए, वही इलाके ज़ैपोरिजिया हुआ,
खार्किव हुआ, खेरसॉन हुआ, लुहांस्क हुआ, डोनेट्स्क हुआ, सुमी हुआ, ये सब जगह लड़ाई चल रही है और बहुत भयानक लड़ाई चल रही है। तो ऐसे हालात में मुझे नहीं लगता है कि यूक्रेन में इलेक्शन हो सकते हैं। गौरव संजय जी, ऐसे में फेदरोव क्या कोई मुश्किल खड़ी कर सकते हैं? तो हम देखो यंग है और उनके पुराने रक्षा मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने ही निकाला है, तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में अनबन जरूर होगी। और रूस भी चाहेगा कि जो भी आदमी कम से कम यूक्रेन में खड़ा होता है उसका जो झुकाव है वो रूस की तरफ होना चाहिए, ना कि वेस्टर्न नेशंस की तरफ। अभी जेलेंस्की जो है टोटली वेस्ट ओरिएंटेड है, मतलब वो चुनाव में भी उसी मकसद से आए थे। तो जेलेंस्की की पकड़ मुझे से लगता है अभी मजबूत है, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर, एक्स डिफेंस मिनिस्टर खड़े हैं और उनके बरखिलाफ पे जो बात कर रहे हैं, लेकिन अनबन होने के कारण मुझे नहीं लगता है उनकी पकड़ इतनी मजबूत होगी जितनी आज की तारीख में जेलेंस्की की यूक्रेन के अंदर है। ऐसे में क्योंकि युवाओं की बड़ी पसंद माने जाते हैं फेदरोव, तो क्या वो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा राजनीतिक उलट-पुलट कर सकते हैं? क्या वो उतनी स्ट्रैटेजी उनकी यहाँ पर काम कर सकती है? क्या आपको लगता है यहाँ के मौजूदा हालातों को देखकर, युद्ध को लेकर और जो मौजूदा स्थिति है और जो जनता चाह रही है उसको लेकर? देखिएगा, पेड्रो जरूर उनकी पॉपुलैरिटी है जेन जी के बीच में, लेकिन जिस प्रकार से जेलेंस्की ने अपने आप को ये तो कॉमेडियन है, जोकर है, ये क्या करेगा, और उसने वाकई अपने आप को साबित कि एक देश है, लोग उसके साथ हैं। जिस प्रकार से वो ट्रम्प के साथ खड़े दिखे लड़ते हुए भी, और यकीनन कि मैं यूक्रेन के लिए लड़ने के लिए तैयार हूं, और सारे के सारे ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी उनके साथ खड़े दिख रहे हैं, बाकी लोग भी चाहे कुछ भी कहें। मुझे लगता है पकड़ अब जेलेंस्की की अपने देश के ऊपर अच्छी है, लोग उनको पसंद भी कर रहे हैं। जिस प्रकार से वो रूस के बरखिलाफ लड़ रहे हैं वो भी एक काबिले तारीफ है, क्योंकि इतना मार खाने के बाद भी, 4.5 साल के बाद भी आप देख रहे हैं कि जेलेंस्की कहीं ना कहीं से सामान बटोर करके, अपने ड्रोन्स का इनोवेशन करके, मॉस्को में हमला करके, तो मुझे नहीं लगता है कि इलेक्शन हो सकते हैं। लेकिन हाँ, सर्दी से पहले ये जरूर होगा कि मुझे लगता है ये साल आर या पार का ही होगा, और रूस जो है उसी के कोशिश बड़ी जबरदस्त हो रही है। तो ये वक्त इलेक्शंस का नहीं है, ये वक्त यूक्रेन को कंसोलिडेशन का है, अपने आप को बचाने का है। नहीं तो फिर हार नौबत आ सकती है अगर इस वक्त यूक्रेन जो है इलेक्शन की ओर बढ़ता है तो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, तमाम विषयों पर रोशनी डालने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए, तमाम बातचीत हमसे करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इसी के साथ खबर दुनिया की में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ, तो हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से आयात होने वाले 20 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के सामान पर 50% टैरिफ लगाने के फैसले को फिलहाल टाल दिया है। दोनों देशों के बीच अंतिम समय में हुए समझौते के बाद यह रोक लगाई गई है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि बातचीत में अहम प्रगति हुई है, लेकिन कई मुद्दों पर अभी सहमति बाकी है। टैरिफ टलने से अमेरिका कनाडा के बीच बढ़ता व्यापारिक तनाव फिलहाल कम हुआ है। इससे पहले कनाडा ने भी अमेरिका को जवाबी शुल्क लगाने की चेतावनी दी थी। दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने अपने संयुक्त सैन्य अभ्यास का दायरा घटा दिया है और फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज को भी सीमित कर दिया है। दक्षिण कोरिया ने कहा कि 17 अगस्त को शुरू हुआ उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास अब 5 दिन का होगा और 21 अगस्त को खत्म हो जाएगा। अभ्यास में ये कटौती अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस आदेश के बाद की गई है जिसमें उन्होंने उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के साथ अपने अच्छे संबंधों का हवाला देते हुए सालाना अभ्यास में अमेरिका की भागीदारी को कम करने को कहा था। पाकिस्तान सरकार इमरान खान को शिफा अस्पताल भेजने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल करेगी। कानून मंत्री आजम नजीर तरार ने कहा कि आदेश के कुछ हिस्से मौजूदा कानून से मेल नहीं खाते। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इमरान को 48 घंटे में अस्पताल शिफ्ट करने का आदेश दिया था। 73 वर्षीय इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं। उन पर सिफर अल कादिर ट्रस्ट और इद्दत निकाह समेत कई मामले दर्ज हैं। नाइजीरिया के प्लेटो राज्य के एक गांव में रात भर हुए हमले में 25 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। हिंसा में जान गंवाने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक रात के समय नियमित सामुदायिक निगरानी के दौरान फुलानी हमलावरों ने समुदाय पर हमला कर दिया।
नाइजीरिया के प्लेटो राज्य में जमीन और चराई के अधिकार को लेकर किसान चरवाहा विवाद अक्सर हिंसक रूप ले लेते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक स्कूल परिसर के पास हुए विस्फोट में करीब 42 बच्चे घायल हो गए। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के राजनीतिक मिशन ने शैक्षणिक केंद्र के पास बच्चों के घायल होने की पुष्टि की है। ये विस्फोट राजधानी के अल्पसंख्यक हजारा समुदाय बहुल इलाके में हुआ। घायल बच्चों की उम्र 9 से 14 वर्ष के बीच है। इससे पहले काबुल पुलिस ने बताया था कि सोमवार को हुए विस्फोट में कई बच्चे घायल हुए हैं और मामले की जाँच की जा रही है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में इबोला के मामले 5000 के पार पहुंच गए हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि संक्रमण रोकने की कोशिशें चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। कांगो में इबोला का 17वां प्रकोप देश के इतिहास का सबसे बड़ा प्रकोप बन गया है। अब तक 5021 मामले दर्ज किए गए हैं और 2378 लोगों की मौत हो चुकी है।